हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CT8 कक्षा 6 to 8 पेपर 2 31 जनवरी 2021 में हुए एग्ज़ाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सेट नंबर है 13। इससे पहले ऑलरेडी हमने सेट 12 करा रखा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है कथन 1 में कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन 2 है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पहला में कि 1 तथा 2 दोनों सही है और 1 का सही स्पष्टीकरण 2 है। ठीक है, दूसरा में है कि 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु 1 का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। 1 सही है किंतु 2 गलत है, 1 गलत है किंतु 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तवारीख के जो लेखक होते थे वो जन्मसिद्ध अधिकार लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने का सलाह देते हैं, ये बात सही है। जबकि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, ये बात गलत है। ठीक है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो सहमत होते थे, सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो दूसरा गलत कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, और बाकी पहला पॉइंट देखेंगे कि तवारीख के जो लेखक होते थे वो जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे सुल्तानों को। तो यहाँ पहला कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 सही है और 2 गलत है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो तवारीख के जो लेखक होते थे वो सचिव या प्रशासक या कवि या दरबारियों में से कोई भी होते थे जो सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। ठीक है, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ठीक है, ध्यान रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे, तो वो नगरों में रहते थे, गाँव में शायद ही कभी रहते थे। ठीक है, लेकिन उनमें एक खासियत होती थी, उनमें एक खास बात यह थी कि तवारीख के लेखक से सभी लोग क्या थे, सहमत नहीं थे। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन नंबर 1 है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये बात गलत है। यहीं भी मैं बता दूं कि ये बात गलत है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने आप को पुरुषों होने का भ्रम पैदा किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो पुरुष जैसा वो दिखती थी या दिखती नहीं थी, मतलब पुरुष जैसा वो रहती थी, पगड़ी वगैरह लगा कर रहती थी, है ना, तो पुरुष जैसा वो रहती थी। ठीक है, तो ये बात सही है, लेकिन ये बात नहीं कि अपना नाम पुरुषों जैसा लिख करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, ये बात गलत है। जबकि कथन 2 में लिखा है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों से तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा था ना कि ये जो है लिंग भेद को क्या कर रहे थे, आधारित पर आदर्श समाज बनाने की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ये बात सही है। कथन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक और लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष जो है ना वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे, तो ये बात सही है। यहाँ पे कथन 2 देखेंगे कि सही है, पहला गलत है। रजिया में ऐसा कोई भी नाम ऐसा नहीं रखा था जो पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 गलत है, 2 सही है, तो दूसरा का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि कथन 1 में दिया है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह-ए-कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन 2 है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और 1 का कारण 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह-ए-कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, यह बात सही है। ठीक है, जबकि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं, तो ये बात सही है। और पहला का यहाँ पे देखेंगे कारण 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि सुलह-ए-कुल क्या था। तो यहाँ पर सुलह-ए-कुल जो था ना, तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सब धर्मों की अच्छी बात लेने का मार्ग अपनाया था। इसी को अकबर ने सुलह-ए-कुल कहा था। ध्यान रखिएगा, सुलह-ए-कुल क्या था,
तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग अपनाया था। इसी को अकबर ने क्या कहा था? सुलह ए कुल कहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह से देखेंगे कि सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने क्या चलाया था? दीन ए इलाही चलाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि कथन 1 में कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। ये बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि गलत है। ज़्यादा सरल नहीं हो गया था, ज़्यादा कठिन हो गया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा कठिन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात वैसे गलत हो गया। कथन 2 में है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये कथन 2 सही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है कि पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। यहाँ पे या फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन 2 है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में स्थिति बदल दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला कथन है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे गलत है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये बात गलत है। जबकि यहाँ पे देखेंगे कि बहादुर शाह जफर ने कि 1857 के बगावत को अपने समर्थन देने के फैसले ने रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में स्थिति को बदल दी थी। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 5 का 4। एक गलत है किंतु दूसरा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, देखेंगे कि बहादुर शाह जफर कभी भी 1857 के महासंग्राम के बारे में सहमत नहीं था। उसे तो दिल्ली आए हुए सैनिकों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी कि वह रातों रात संग्राम के बारे में अपने विचार में तब्दील में लाया था और सब उल्टा पल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बताना है आपको। क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है, थोड़ा सा रुकिए। क्वेश्चन ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। तो ये बात सही है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। ठीक है, आप क्या मानते हैं, विधवा विवाह होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके मुझे अपना राय दे सकते हैं। कथन 2 है कि प्रार्थना समाज ने केवल हिंदुओं ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये बात गलत है। प्रार्थना समाज सिर्फ हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, ऐसा नहीं है। जबकि तीसरा ऑप्शन में है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो ये भी बात बिल्कुल यहाँ पे सही है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ये बात यहाँ सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने की मदद मिली। तो ये भी बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो गलत कौन सा दिखा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत है। ठीक है, बात करें हम प्रार्थना समाज की स्थापना का, तो इसका स्थापना होता है 1867 में। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया जाता है। केशव चंद्र सेन। ठीक है, इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा देखेंगे आप कि प्रार्थना समाज का स्थापना किया जाता है। इसमें यार कौन कौन थे? अच्छा, इसका स्थापना कहाँ किया जाता है? मुंबई में किया जाता है। कहाँ पे? मुंबई में। उसमें बम्बई हुआ करता था। ठीक है, और इसके वैसे देखेंगे कि ये केशव चंद्र सेन की केशव चंद्र की प्रेरणा से करते हैं। ठीक है, केशव चंद्र करते नहीं, एक्चुअली इसके प्रेरणा से करते हैं। कौन करते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र की प्रेरणा ले करके महादेव गोविंद रानडे करते हैं ना, और आत्माराम पांडुरंगा भी इसमें शामिल होते हैं। और एक और व्यक्ति का नाम था चंद्रावरकर, कुछ इसी तरह का नाम था उनका भी, चंद्रावरकर कुछ करके नाम था, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं, उनका जो वास्तविक संस्थापक है उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, महादेव
गोविंद राणा डे। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, इनके साथ में और कौन कौन थे? आत्माराम पांडुरंग भी थे। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, और कब इसका स्थापना होता है? 1867 में। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। ठीक है, और इस जो प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था वो था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह का जोर देना, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये सभी प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आसान सा क्वेश्चन है। किसका था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का था। कब अलग हुआ था तेलंगाना से? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था, है ना। ठीक है, और कैवा राज्य बना था? 29वां राज्य बन गया था तेलंगाना। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अलग होने बाद फिर वहाँ का पहला जो मुख्यमंत्री था कौन शपथ लिया था? क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर राव, है ना, चंद्रशेखर राव, ये ध्यान रखना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन 1 में है कि समाचार के माध्यम से इसे नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। समाचार के माध्यम से इसे नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। कथन 2 है, किसी विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे, जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे। ठीक है, कि समाचार के माध्यम से इसे नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। जबकि कथन 2 यहाँ पे गलत है कि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रम माध्यम से देनी चाहिए, गलत है ये। ठीक है, जबकि यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यहाँ पे ये भी सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखें सीटेट में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना है आपको। पहला है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ये तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, बात सही है कि पूरी तरह से देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर ये देख रहे होंगे आप, ये अगर दी पृथ्वी है तो यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय मतलब ये पूरा द्वीप है, इसे चारों तरफ देखेंगे कि पानी ही पानी है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो दोनों कथन सही मिल गया, यानी कि वो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे है ना। तो ये देखेंगे कि पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये द्वीपीय भी महाद्वीप है, क्योंकि देखेंगे चारों तरफ इधर पूरा पानी ही पानी है ना। तो ऐसे क्षेत्र जिससे चारों तरफ पानी उसे द्वीप कहते हैं, तो द्वीपीय महाद्वीप भी हो गया ये। तो इस हिसाब से देखेंगे कि इस क्वेश्चन का दोनों सही है। किसके बारे में कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा गया, और ये सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ठीक है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीकी ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों के बने होते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीकी ग्रह जो ग्रह हैं वो गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। जबकि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। जबकि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, या फिर ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है।
ठीक है। तो बताना इसमें से कौन सा इसमें सही कथन होगा, जो सूर्यमंडल के बारे में जैसे जैसे सूर्य जाते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो पहला पॉइंट है कि ग्रहों का जो आकार है वो क्या कह रहा है कि आकार क्रमशः घटता जाता है। तो ये बात गलत है, यहाँ पे घटता नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों के बने होते हैं। ये बात भी गलत है। देखिए, अगर ये मेरा सूर्य है, ठीक है, तो हमने कहीं बताया होगा कि आप मेरा कंटिन्यू अगर मेरा सेट देख रहे होंगे तो मैंने बताया था कि सूर्य से नज़दीक का जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, कितने ग्रह, 4 ग्रह, ये क्या हैं, ये पूरी तरह से ठोस ग्रह हैं, और जबकि बाकी जो 4 ग्रह हैं वो क्या हैं, गैसीय ग्रह हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह गैस और तरल से, नहीं, जो बहुत नज़दीक है वो कहाँ पर गैस है, ये तो ठोस है, ठोस अवस्था में है, जबकि जो दूर हैं वो गैसीय ग्रह हैं। तो ये बात उल्टा यहाँ पर उल्टा कहा गया है। यही कहा गया होता कि सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह ठोस या चट्टानों से बने हैं और दूर के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने, तो ये बात सही होता। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी गलत पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे लिखा है थर्ड ऑप्शन में कि ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हम इस सूर्य से हम जैसे से दूर जाएंगे तो इसको के जो परिक्रमा करने की जो अवधि होगी वो बढ़ती जाएगी। जैसे ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कम समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा तो इसको समय तो ज़्यादा लगेगा ना। तो जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इस सूर्य के परिक्रमा करने में आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही कहा गया है, ये पॉइंट सही है। फिर लिखा गया है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती जाती है। तो ये तो उल्टा कह दिया, थर्ड का उल्टा ही है ना, कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती जाती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। ये बात गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 का 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो, ठीक है, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुका नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, देखिए कक्षीय समतल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि अगर थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, अगर मान लेते हैं ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक रेखा में खींचता हूँ ऐसा, ठीक है, और एक लाइन मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हमारा है, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा विषुवत रेखा मान लेते हैं, या फिर ये कक्षीय समतल यही है। तो यहाँ से देखेंगे कि एक यहाँ पर एक हम लंब खींच रहे हूँ, मैं यहाँ पे एक लंब खींच रहे हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये थोड़ा सा मेरे पास टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, किसी का काम चला रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, अगर ये यहाँ पे मैं इस पर एक लंब डालता हूँ तो ये जो है एंगल, ये वाला एंगल पूछा जाए कि कितना झुका हुआ है, तो ये आप कहेंगे 23.5 डिग्री। कितना कहेंगे, 23.5 डिग्री। लेकिन नहीं पूछा जाए कि कक्षीय समतल में कितना झुका हुआ है, देखिए यही जो समतल होता है, यहाँ से ये जो कोण बनता है ना, यही कोण बनता है 66.5 डिग्री वाला, जो आप लोग अक्सर आंसर ये दे आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये कक्षीय समतल के बारे में बात कर रहा है कि कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है ना, ये दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक कक्षीय समतल खींचा है जो विषुवत रेखा की तरह है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो कोण बनता है वो उसी कहते हैं कक्षीय समतल की ओर झुका होना। कितना झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री, जबकि अपने ऐसे के एक्सिस से कितना झुका हुआ है, ये 27 डिग्री। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखें अब सवाल क्या लिखा हुआ है। पहला में दिया हुआ है कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। प्रदीप्ति वृत्त कहते किसको हैं, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हटाता हूँ मैं इसको। जैसे यहाँ पे क्या है कि सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, थोड़ा सा यहाँ पे मानते ये सूर्य है, तो ये सूर्य की जो प्रकाश पड़ रही होंगी, है ना, तो इसके आधे हिस्से में पड़ रहा होगा, इधर आधा क्या होगा, अंधेरा होगा। आधे एरिया में क्या अंधेरा पड़ रहा होगा, और आधे एरिया में क्या हो रहा होगा, वहाँ पे सूर्य की प्रकाश पहुँच रही होगी। तो इसी को कहा जाता है प्रदीप्ति वृत्त। जब पृथ्वी के आधे भाग में अंधेरा हो, दिन हो, और आधे भाग में रात हो,
तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्तीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि प्रदीप्तीय वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। आगे लिखा है प्रदीप्तीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। या फिर लिखा है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। या फिर फोर्थ में लिखा है कि किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। अब सही विकल्प का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा, मतलब सिर्फ सही का चयन करना है, कौन सा सही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि एक तो पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किसी क्षेत्र में विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता, है ना। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता, ये बात सही है। तो देखेंगे तीसरा किस किस में दिख रहा है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे या तो 1 आंसर होगा या तो फिर 3 आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पहला और तीसरा की बात हो रही है, या दूसरा में क्या लिखा है कि प्रदीप्तीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो ऐसा नहीं है। यहाँ देखेंगे कि जो प्रदीप्तीय वृत्त है ना, प्रदीप्तीय वृत्त है और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या हो जाती है, मिल जाती है, ये सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे कथन जो दिया है वो सही है। अगर पृथ्वी अपने कच्चे समतल की ओर झुकी हुई नहीं होती तो प्रदीप्तीय वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, और साथ में किसी भी क्षेत्र में विशेष मौसम में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन 1, 2, 3 पर विचार करना है आपको और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शरद ऋतु वाला। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। इस मौसम में पवन जो है वो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती हैं। अगर मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये सेम क्वेश्चन पिछला सेट में भी मैंने कराया था। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो शरद ऋतु वाला तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो कहते नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो ग्रीष्म काल का मानसून होता है, ना कि शीतकाल का। ठीक है, बात करें फिर दूसरा जो ऑप्शन दिया है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि शरद ऋतु में हवा जो है बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के तट की तरफ चलती हैं और यह मानसून के निरोधन का समय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे यह मौसम मानसून के आने तक आगे बढ़ने का मौसम है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये तो शरद ऋतु के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है वो 1, 2, 3 सभी यहाँ पे गलत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2। बाकी इस पर आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी। इतना मेरा क्लास कर चुके हैं तो आपको तो पता चल ही गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगर फिर भी आंसर पता नहीं है तो फिर मेरा वीडियो आप ध्यान से आप नहीं देखते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और हम जानते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, कितना एरिया में फैला हुआ है? तो 10,200 वर्ग किलोमीटर में ये एरिया में पूरा फैला हुआ है भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में। भारत और बांग्लादेश में ये 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सोच लीजिए। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। ठीक है, ध्यान रखना है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, ये ध्यान रखना है। एक पेड़ का नाम सुने, सुंदरी पेड़, तो ये यहीं पे देखने को मिलता है सुंदरवन के डेल्टा में। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ऑप्शन 1 में है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्या होगा इसका आंसर? मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभमंडल या समतापमंडल। इसका आंसर मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका मध्यमंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर। आतपन का संबंध है सूर्य के सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उनमें होने वाली गैसों के साथ, वायुदाब के साथ या फिर मौसमी पवनों के साथ। ठीक है,
बताना है कि जो आठपन का संबंध है वो किसके साथ है। 4 ऑप्शन में बताना है कि सही कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सूर्य ऊर्जा के साथ। आठपन का संबंध किससे है? सूर्य ऊर्जा के साथ है। देखेंगे यहाँ पर कि सूर्य के केंद्रीय भाग में निरंतर नाभिकीय संलयन की जो है वो चलती रहती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य अपनी इस उष्मा ऊर्जा को लगातार विकसित करता रहता है, पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुँचता है। इसे ही सूर्य ताप या फिर आप आठपन विकिरण कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन में है कि उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। एक तरफ शंकुधारी वन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है थोड़ा सा उल्टा टाइप हो गया होगा, बट मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 के साथ क्या मैच होगा, 2 के साथ क्या होगा, 3 के साथ क्या होगा, 4 के साथ क्या होगा। मैं यहाँ पे सीधा ही ऑप्शन ले देता हूँ, आंसर जो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि शंकुधारी वन है, क्या है, शंकुधारी वन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शंकुधारी वन किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन ही देखेंगे कि शंकुधारी वन जो है वो आपका नरम कास्ट वाले सदाबहार वन के साथ आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। बात करें हम भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो इसका संबंध है महाद्वीपों का पश्चिमी एवं पश्चिमी सीमांत, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका यहाँ पे 4 लिखा है, इसको डी कर लेंगे हम, ठीक है। ये डी मान लीजिए, इसको डी है ये, ठीक है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका संबंध हो जाएगा दृढ़ कास्ट वाले वृक्ष। तो यहाँ पे बी कर लेंगे, जबकि जो बचा रह गया उसके साथ मिला लेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों का पूर्वी सीमांत का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दें, उचित विकल्प का चयन करें। कथन 1 है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन 2 है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का दोनों कथन क्या है, यहाँ पे सही है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु बकरियाँ दर्शाते हैं। इसी तो पता चलता है वहाँ पर कि जो सहारा रेगिस्तान था कभी पूर्णतः हरा भरा था। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉल्फिन के बारे में दिए गए 1, 2, 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावन जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। दूसरा है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये पहला पॉइंट सही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावन जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, ये बात सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, ये भी बात सही है। और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी बात यहाँ पे सही दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों का तीनों कथन यहाँ सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर 18 का 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण है, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, बायोगैस क्या है, तो ध्यान रखना है कि बायोगैस जो है ना वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह गैस का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। इसका मुख्य जो घटक है वो मीथेन होता है, जो ज्वलनशील है, जिसे जलाने पर ताप और एनर्जी हमको मिलता है। नेक्स्ट है संसाधन के बारे में कथन 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। दूसरा है समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर दे सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये बात गलत है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं जा करके। और समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला गलत है, दूसरा सही है। 20 का 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करें। ठीक है, परंपरागत स्रोत की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन में है जल विद्युत,
भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, कोयला, ईंधन और या बायोगैस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका, जो सही आंसर होगा यहाँ पे ये होगा खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे जल विद्युत की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा की वजह से यहाँ आंसर नहीं हुआ ये, और यहाँ देखेंगे कि बायोगैस की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन में आ गए इसकी वजह से ये गैर परंपरागत स्रोत के रूप में आते हैं, इसलिए चयन को नहीं कर सके। यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु या खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन ये समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3, 21 का 3। नेक्स्ट है, कथन वर्ण दिया कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन 2 है कि हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। तो इसका जो सही आंसर है वो बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है कि 1 और 2 दोनों सही है, किंतु 1 का 2 का कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं से अवशेष मिलते हैं, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए गए हैं, या फिर संगम सहित की रचना की शुरुआत। क्या है ये पूरा स्थल, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे जो सिर्फ सही आंसर है वो है ये कि वह स्थान जहाँ पर वस्तुओं का अवशेष मिले हैं, केवल ज़मीन पर नहीं, केवल ज़मीन के अंदर नहीं, संगम सहित की रचना की शुरुआत, ये भी गलत है। यानी कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये सही है। यहाँ पे 23 का 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर के मुहरे, पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बने तकलियाँ या सोने से बने बर्तन। ठीक है, तो आपको बताना है इस पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कि पत्थर के मुहरे बनाते थे, ये बात सही है। और पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र नहीं बनाते थे, लोहे की बनी तकलीफ नहीं बनाते थे, सोने के बने बर्तन बनाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, केवल 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक महापाषाण सावधान में 2 कंकालों का अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा? हड्डियों की संरचना, ऐसा तो नहीं है। कंकालों के साथ मिला भूषण, हाँ ये हो सकता है। कंकालों का आकार, ये सिर्फ पता नहीं चलेगा हमें। कंकालों के साथ मिले खाने पकाने के बर्तन, तो ये जरूरी नहीं कि इससे भी हम लोग पता कर पाएँ, है ना। लेकिन इस यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, देखिए हड्डियों की संरचना से पता कर सकते हैं और कंकालों के आकार से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी था शायद इसके साथ। ठीक है, ऑप्शन को छोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सही है यहाँ पे, मतलब कि 1 और 3 यहाँ पे सही है, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, प्राचीन काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है आपको। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों निर्माण की शुरुआत, इमाम गांव में कृषि की निवास और चरक। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्रम लगाना है। तो देखेंगे सबसे पुराना जो घटना है यहाँ पे वेदों की रचना, इसमें महापाषाणों की निर्माण की शुरुआत भी इसके बाद आएगा। इसके बाद इमाम गांव में कृषि की निवास, ये भी सही है। और फिर लास्ट में आएगा चरक, यानी कि सबसे नया चरक है। ये क्रम सही लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3।